नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्ट प्रीवियस सीन से ही होती है, जहाँ पे दिखाया गया था निंगफेंग ने यंग मास्टर को पहचानने से इनकार कर दिया होता है, जिसपे यंग मास्टर मन ही मन गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? तुमने मेरे तमाम इक्विपमेंट्स भी छीन लिए थे और तुम अब कह रहे हो कि तुम मुझे नहीं जानते। और फिर वो निंगफेंग से बताता है, मेरा नाम शाओगू है, जिसे निंगफेंग याद करते हुए कहता है, ओ अच्छा, तुम वही हो ना जो सेकंड रैंकिंग पे था सुपरनोवा लिस्ट पर गोडेस को लेने आया था। जिसपे शाओगू हाँ करता है और कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आपसे यहाँ पे दोबारा मिल सकूंगा। और मन ही मन फिर बताता है कि लास्ट में मैंने इस निंगफेंग के बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए लोगों को इसके पीछे भेजा था, मगर समहाउ उनको कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का सामना करना पड़ता और हर बार हम लोगों को नाकामी होती और लग ऐसा रहा था कि जैसे कोई इसकी इन्फॉर्मेशन को जानबूझ के छुपा रहा है और चाहता ही नहीं है कि हम इसके बारे में जाने। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल थी वो टोटली मैसअप थी। कोई कहता है कि ये 18 साल की उम्र में वेकन हुआ, कोई कहता है कि ये किसी किस्म का डाइटी है, कोई कहता है ये गॉड का मैसेंजर है, और कुछ लोग तो इससे भी बढ़ा के बातें कर रहे थे जिन पे बिलीव करना टोटली इम्पॉसिबल था। मगर एक बात जिस पे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जो बंदा हमारी गू फैमिली से पंगा ले सकता है उसका बैकग्राउंड सिंपल नहीं हो सकता। तभी निंगफेंग उससे पूछता है, तुम तो स्वार्ड परचेज करने आए हो ना यहाँ पे, देखो अगर तुम्हें कोई पसंद आती है। जिसपे वो कहता है कि नहीं, मैं हिम्मत भी नहीं कर सकता कि मैं बॉस को डिस्टर्ब करूँ, और मैं ऑलरेडी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील कर रहा हूँ कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ से चलता हूँ। और अपने मन ही मन कहता है, हाँ मुझे पागल कुत्ते ने काटा है ना कि मैं तुम्हारे सामने दोबारा स्वार्ड परचेज करूँ और तुम्हारे अंदर दोबारा उसे छीनने की इच्छा जाग उठे। लास्ट टाइम भी तुमने वे तमाम इक्विपमेंट्स छीन लिए थे, मुझे नंगा फंगा घर जाना पड़ा। जिसमें मैनेजर मन ही मन सोचती है, ये बंदा तो सेकंड रैंकिंग पे सुपरनोवा लिस्ट के, इसके अलावा ये यंग मास्टर किसी को मुंह भी नहीं लगाता, किसी से बात करना तो दूर की बात, मगर मिस्टर निंग से इतनी इज्जत से क्यों बात कर रहा है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मेल वॉशरूम का सीन, जहाँ पे शाओ को गुस्सा निकाल रहा होता है। वो कहता है, इतनी ह्यूमिलिएशन, इतनी बेइज्जती मेरी आज तक मेरे बाप ने नहीं की, इसकी हिम्मत भी कैसी हो मुझे इतना नीचा दिखाने की। फिर वो कहता है कि निंगफेंग मुझे तेरा ना कुछ तो करना पड़ेगा। और तभी वो अपना मोबाइल निकालता है, हमें लगता है कि वो किसी शायद असैसिन को कॉल करने लगा है ताकि निंगफेंग का काम निपटा सके, मगर आउट ऑफ माई एक्सपेक्टेशंस वो मोबाइल निकालता है, एक ऑनलाइन फॉर्म को ओपन करता है, उस पर अपने दूसरे अकाउंट से लॉगिन करता है और एक पोस्ट कर देता है। वो कहता है कि निंगफेंग इसके बारे में कुछ ना कुछ सस्पिशियस है, मुझे ये बंदा ठीक नहीं लगता, कि हमें इसके बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करवानी चाहिए, कि इसको ट्रेनिंग कैंप पे एक सीट क्यों दी गई है, इसको ट्रेनिंग कैंप में क्यों रखा गया है। मगर तभी उसकी पोस्ट पे कमेंट आता है, तुम्हें अता पता कुछ नहीं है और ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन को फैला रहे हो। जब किसी बंदे को किसी इन्फॉर्मेशन का पता ना हो तो वो मुंह ना खोले। और हमें पता लगता है ये कमेंट किसी और का नहीं, हमारी चैंग का होता है। जैसे ही शाओ ये कमेंट पढ़ता है और देखता है ये किसने किया है, उसका गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। वो कहता है, ये लड़की, ये बड़े बड़े आंखों वाली लड़की ने, उसकी हिम्मत भी कैसे मुझे धोखा देने की, वो बिच कहीं की। खैर इसको तो मैं बाद में देखूंगा, पहले इस निंगफेंग का कुछ ना कुछ करना होगा, किसी सीक्रेट रिले में इसका काम तमाम करना पड़ेगा, इसे अपना रिवेंज लेना पड़ेगा। और कहता है, निंगफेंग तुम देखो, तुम सिर्फ इंतजार करो, देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है मैनेजर और सारा स्टाफ निंगफेंग को गुड बाय कर रहा होता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है निंगफेंग मॉन्स्टर्स का काम तमाम कर रहा होता है, उनसे एक्सपी गेन कर रहा होता है, उसका लेवल अप हो जाता है। जैसे उसका लेवल 60 पहुंचता है, वो कहता है शुक्र है मेरा लेवल 60 पहुंचा, अब सिस्टम में सेकंड मिशन को कंप्लीट किया जा सकता, मैं सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को रीच कर सकता हूँ। और कहता है कि अगर ये फॉरबिडन स्पेल्स ना होते तो शायद मैं कभी भी इतना जल्दी लेवल अप ना कर सकता। मगर तभी उसकी नजर एक कार्टर पे पड़ती है, जिसे देख के वो सोचता है, डीमन लॉर्ड की मेमोरीज के मुताबिक ये जो मॉन्स्टर्स हैं ये डिफरेंट इवल गॉड्स की वर्शिप करते थे, जिनको 12 मेन गॉड्स ने एलिमिनेट कर दिया था। और अब ये जो मॉन्स्टर्स हैं ये इवल गॉड्स को रिवाइव करने के लिए इंसानों की सेक्रीफाइस करते हैं, इंसानों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि खुद को पावरफुल भी कर सके और इवल गॉड्स को रिवाइव कर सके। और अब ये जो मॉन्स्टर्स हैं ये इवल गॉड्स को रिवाइव करने के लिए इंसानों की सेक्रीफाइस करते हैं, इंसानी दुनिया में आते हैं। इसके अलावा कुछ पावरफुल मॉन्स्टर्स तो खुद में इवल गॉड बनना चाहते हैं, वो इंसानों की सेक्रीफाइस देख के इवल गॉड बनना चाहते हैं, इवल गॉड्स को रिप्लेस करना चाहते हैं। और इन सो कॉल्ड गॉड्स ने मुझे फेक इवल गॉड डिक्लेयर कर दिया, बजाय इसके कि ये ह्यूमैनिटी को सेव कर, इन्होंने इनको एज अम्यूजमेंट लिया और फन के तौर पे एंजॉय किया। और इन सब बातों से ऐसा लगता है कि ओमनी गॉड ऑफ मैजिक के बारे में जो लेजेंड है वो सच है। और फिर वो एक स्लैश लगाता है और आल्टो को तबाह कर देता है और कहता है कि गॉड हो या मॉन्स्टर्स हो, इनमें से एक भी सही नहीं है। तभी उसे एक मैसेज आता है और देखता है ये अल्केमिस्ट का मैसेज है और कहता है कि मैं वैसे भी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाने वाला था, तो रास्ते में इनसे भी मिल लूंगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है बेस का सीन, जहाँ पे अल्केमिस्ट एक पोशन पे काम कर रहा होता है। उसकी बहन आती है, यानी कि हमारी हीलर आती है और कहती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे भाई ने यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी लेबोरेटरी सेटअप कर ली है, ये तो सच में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव बात है। तभी वो एक पोशन को उठाती है और उसे पीने लगी होती है। तभी अल्केमिस्ट कहता है, नहीं रुक जाओ, और बताता है ये एक फॉरगेटफुलनेस का पोशन है, अगर तुम इसे पी लेती तो तुम शायद पागल हो जाती। मैंने अभी भी इस पे काम खत्म किया, मगर मैंने इसे टेस्ट नहीं किया। और फिर वो उस पोशन के बारे में मजीद बताता है कि ये एक ऐसा पोशन है जिसकी मदद से आप अपनी किसी भी एक स्किल को फॉरगेट कर सकते हैं, उसे अपनी स्किल स्लॉट से रिमूव कर सकते हैं। जैसे ही गोडेस ये सुनती है वो निंगफेंग से कहती है, अच्छा तो ये वही गिफ्ट है ना जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। जिस पर निंगफेंग कहता है कि नहीं ये मेरा गिफ्ट नहीं है, मगर मेरा गिफ्ट इससे रिलेटेड जरूर है। तभी वो ऑरेंज क्वालिटी की स्किल बुक्स को निकालता है, जिसे देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। और निंगफेंग बताता है, सबके लिए मैं एक स्किल बुक लाया हूँ, और कहता है कि गॉडेस तुम्हारे लिए शैडोलेस एरो की स्किल बुक है, हीलर तुम्हारे लिए लिंक हील की बुक है, एक्स वॉरियर तुम्हारे लिए गेन स्ट्रेंथ की बुक है, और फेंगरी तुम्हारे लिए हैवी बैरियर की स्किल बुक है, जिन्हें देख के सब लोग शौक हो जाते हैं। और एक्स वॉरियर बताता है कि मार्केट में आपको मैक्सिमम पर्पल रैंक की बुक मिल सकती है, ये हमारी लाइफ में मैंने पहली बार देखी है कि किसी के पास ऑरेंज स्किल की बुक हो। हीलर तो एज यूजुअल स्पीचलेस हो जाती है और गॉडेस पूछती है, ये तुम्हें सीक्रेट रिडल में मिली है?
इस पर निंग कहता है कि हाँ हाँ मुझे एक सीक्रेट रिलम मिली है, लेकिन ये हाई रैंकिंग का सीक्रेट रिलम है। जब तुम सब लोग इंप्रूव कर लोगे तो तुम लोग भी एक हाई लेवल सीक्रेट रिलम में जाओगे और उन्हें चैलेंज करोगे। जिसे सुन के फेंगरोई के पसीने छूटने लग जाते हैं। वो कहता है क्या एक हायर लेवल का सीक्रेट रिलम और ऑरेंज क्वालिटी की स्किल बुक्स, ये तो सच में बहुत ज्यादा हैरानकुन बात है। और एक ऐसा रिलम जो हायर क्वालिटी की स्किल बुक्स को ड्रॉप कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाना ही नामुमकिन है। और अगर देखा जाए तो निंगफेंग ने इन स्किल बुक्स को वहां से लिया है। इसका मतलब है निंगफेंग ने उन सीक्रेट रिलम्स को क्लियर कर दिया है। निंगफेंग की स्ट्रेंथ हम सबको सरपास कर चुकी है। और फिर निंगफेंग उन सभी से कहता है अच्छा ठीक है मुझे ताकना और स्किल बुक्स को देखना बंद करो और जल्द अज जल्द इन स्किल्स को एक्वायर करना स्टार्ट कर दो। और अगर तुम्हारी स्किल स्लॉट्स ऑलरेडी फुल हैं तो फॉरगेटफुलनेस का पोर्शन मैंने अल्केमिस्ट से ऐसे ही नहीं बनवाया, उसे यूज करो और एक स्किल को फॉरगेट कर लो और उनकी जगह ये यूज करो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सबने स्किल बुक्स को एक्वायर कर लिया होता है और वो सभी ट्रेनिंग की प्रैक्टिस के लिए ट्रेनिंग रूम में जा रहे होते हैं। उन्हें रास्ते में सीनियर फैंग को दुआर मिलते हैं, जिस देख के सब लोग उसे ग्रीट करते हैं, जिसपे गॉडेस और बाकी सब लोग हैरान हो जाते हैं। गॉडेस सोच रही होती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ओवरवेलमिंग पर्सनैलिटी के साथ कभी मिल सकूंगी। और सीनियर फैंग भी सोच रहे होते हैं अच्छा तो यही वो दोस्त हैं जिनके बारे में फेंगरोई बता रहा था कि ये निंगफेंग के दोस्त हैं। ये सब दोस्त बहुत ज्यादा लकी हैं कि मिस्टर्स पावर हाउस की तरफ से इन्हें गाइड किया जा रहा है, इनका फ्यूचर लिमिटलेस होगा। और निंगफेंग सोचता है कि और सच याद आया आज तो सीनियर फैंग की भी ट्रेनिंग है, आज सीनियर फैंग के लिए स्पेशल ट्रेनिंग सेशन अरेंज किया गया था। मगर शुक्र है इस न्यू बेस में मल्टीपल ट्रेनिंग एरियाज मौजूद हैं जहाँ पे हम लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बगैर ट्रेन कर सकते हैं। दुआन सीनियर फैंग को वहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग दे सकते। और फिर सीनियर फैंग निंगफेंग से पूछते हैं क्या शायरोई की जो परफॉर्मेंस है वो कैसे जा रही है, क्या इसने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। जिस पर निंगफेंग बताता है नहीं इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है। और इसके अलावा अगर आपने इसकी परफॉर्मेंस की बात कर ही दी है तो आप खुद ही क्यों नहीं देख लेते, ये वैसे भी ट्रेनिंग एरिया में जा रहे थे। जिस पर सीनियर फैंग कहते क्या सच में मैं देख सकता हूँ। जिस पर निंगफेंग कहते हाँ जरूर आप देख सकते हैं, ये तो हमारे लिए सम्मान की बात होगी कि आप हमारी ट्रेनिंग को देख सकेंगे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ट्रेनिंग एरिया का सीन जहाँ पे सब लोग अपनी अपनी न्यू स्किल्स की प्रैक्टिस करते हुए सिमुलेटेड मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं और हीलर इन सबको लिंक हील कर रही होती है, यानी कि सबको एक साथ हील कर रही होती है। जिसपे सीनियर फैंग इनकी स्किल्स को देख के हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं इनकी स्किल्स तो बहुत कमाल की हैं, बहुत ज्यादा उम्दा है, मगर इन सबकी स्किल्स जो है वो अनपॉलिश्ड हैं। जिसपे दुआन ने बताता है कि हाँ ऐसा तो होगा ही क्योंकि इन्होंने रिसेंटली न्यू ऑरेंज स्किल्स को एक्वायर किया है। जिस पे सीनियर फैंग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या ऑरेंज क्वालिटी। जिस पे दुआन उनको वेरीफाई करते हुए बताता है कि हाँ ये सीक्रेट रिलम पे एक्वायर की गई हैं। जिसे सुनते ही सीनियर फैंग सस्ता गोस्ट राइडर मोड एक्टिवेट कर लेते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि अथॉरिटीज ने भी काफ़ी बार ट्राई किया कि हाई लेवल के सीक्रेट रिलम्स को इन्वेट करके इन स्किल्स को एक्वायर किया जाए, हमारी कोई भी कोशिश सक्सेसफुल ना हो सकी। और हमारे पास ये एक मिथ मौजूद थी कि हाई लेवल के सीक्रेट रिलम्स में हाई लेवल की स्किल बुक मिलती हैं, मगर मैंने सोचा नहीं था कि ये सच होगा। और फिर वो दुआन से पूछते हैं कि मैं इसके बारे में अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर सकता हूँ। जिस पर दुआन कहते हैं कि हाँ कोई मसला नहीं है, वैसे भी ये कौन सा अनजान बात है, एक ना एक दिन तो सबको इसके बारे में पता लगेगा ही। और सीनियर फैंग कहते हैं कि ये बच्चे हमारा फ्यूचर है, मॉन्स्टर्स के खिलाफ हमारी बैकबोन होंगे, ये हमें रिप्लेस करेंगे आगे जाके, हमारा फ्यूचर इन पे ही डिपेंड करेगा। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है प्रोफेशन चेंजिंग हॉल का सीन जहाँ पे निंगफेंग अपनी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आया होता है। जिस पे कमांडर से पूछती है तुम यहाँ कैसे, अभी लास्ट टाइम तो तुमने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट की थी। जिस पे निंगफेंग ही करके चला जाता है और कमांडर सोचती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एज एक्सपेक्टेड ये बंदा सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंच चुका है, जिस चीज़ के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं इसने 2 महीने में ही कर ली है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है निंगफेंग सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आ चुका होता है, जहाँ पे सिस्टम की तरफ से उसे मिशन दिया जाता है और सिस्टम बताता है आपके मिशन का टाइटल इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ मैजिक है। इसकी रिक्वायरमेंट्स नीचे दी गई हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपने ब्लूइंग आइस फील्ड सीक्रेट रिलम में जाना होगा, वहां से एलिमेंटल एम्बलम हासिल करना होगा। सेकंडली आपको 20 ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन्स को कलेक्ट करना होगा। थर्डली आपको 100 सॉल ऑफ एसेंस को कलेक्ट करना होगा, जिसकी टाइम लिमिट 7 दिन है, इसका लेवल एस है। जिसे देख के निंगफेंग की फट के हाथ में रहती है क्या 20 ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन्स, नॉर्मली लोगों को तो सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन चाहिए होता है। फिर वो बताता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन है ये मॉन्स्टर्स को किल करने से नहीं मिलते, बल्कि क्रिस्टल्स की माइन करके इनको निकाला जाता है। इनको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ होती है। मुझे आज ही योनचेंग ट्रेनिंग सेंटर में जाना होगा, वहाँ भी पता करना होगा कि मुझे कितने मिल सकते हैं। वहाँ पे जितने भी होंगे मैं सबको परचेज कर लूँगा, किसे पता है फ्यूचर में मुझे कितने चाहिए होंगे। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, मैं दिखाया जाता है ट्रेडिंग सेंटर का सीन जहाँ पे मैनेजर निंगफेंग से बता रहा होता है निंगफेंग मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा लोग अपना प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन स्टोन्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, इनकी मार्केट में शॉर्टेज हो चुकी है। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं 3 दिन में इनका इंतजाम कर दूंगा आपके लिए। और निंगफेंग सोच रहा होता है कि 3 दिन तो ज़्यादा बड़ा अरसा नहीं है, तब तक मैं अपना एम्बलम वाला मिशन कंप्लीट कर लूँगा। और वो कहता है कि टाइम बचाने के लिए इसके अलावा मैंने इसको सॉल एसेंसेस का ऑर्डर भी दे दिया है ताकि डायरेक्ट मैं इनसे ही परचेज कर सकूँ उस चीज़ को भी, मुझे खपना ना पड़े। और फिर वो मैनेजर से कहता है इसके अलावा मेरे पास कुछ फालतू लूट है जिसे मेरे पास टाइम नहीं मिला कि मैं इसे सॉर्ट आउट कर सकूँ। और वो कहता है कि ये परफेक्ट होगा कि मैं इसे आपको दे दूँ हैंडल करने के लिए। इस पर कहता है कि हाँ ठीक है कोई मसला नहीं है, मैं आगे से देख लूँगा। और फिर निंगफेंग कहता है कि 1 मिनट रुक के मुझे निकालने दे। और फिर तभी वो अपनी डायमेंशनल स्पीड से तमाम लूट को निकालना
स्टार्ट कर देता है, जिसे देख के मैनेजर और सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। क्या ये फालतू लूट है? ये बंदा इसको फालतू लूट कहता है। यहाँ पे 10 डिफरेंट किस्म की स्किल बुक्स पड़ी हैं जो कि पर्पल क्वालिटी की हैं। इसके अलावा ऑरेंज क्वालिटी के इक्विपमेंट्स हैं। इसे फालतू लूट कह रहा है ये बंदा, इसका दिमाग तो ठिकाने पे है। और फिर मैनेजर सोचता है आजकल के इस जमाने में जहाँ पे सभी लोग लेवल अप कर रहे हैं, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है और हर बंदा इन चीज़ों को परचेज करना चाहता है। और इसके अलावा हमारी जो इस साल की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट होगी वो तमाम ट्रेडिंग सेंटर से बहुत ज़्यादा उम्दा होगी। कोई हैरानगी वाली बात नहीं है कि मैंने मुझे इस बात पे खुद कहा था कि मैं इस बंदे को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्व करूँ। तो मुझे अब पता लग रहा है कि मेयर ने मेरी लाइफ बना दी है। मैं मेयर आपको बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी सच में मेरा एक जैकपॉट हाथ लग गया है मेरे। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है सीक्रेट रियलम ऑफ ब्लूमिंग आइस फील्ड, जहाँ पे एक बंदा सबको आवाज़ दे रहा होता है कि भाई अगर आप लोगों को एक गुड लुकिंग और स्वीट चार्मिंग वॉइस वाला एक बंदा चाहिए, ओबीडियंट हो, जो बंदा न्यू भी हो, प्रीस्ट, अगर चाहिए हो तो बताओ, मैं पार्टी बनाने के लिए तैयार हूँ। जिस पे लोग कह रहे होते हैं भाई आओ जाओ जा कहीं और काम कर, जाके दफ़ा हो, किसे चाहिए तेरे जैसा न्यू भी। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है निंगफेंग को एक इंस्पेक्टर ने रोक लिया होता है। वो कहता है कि आप अकेले नहीं जा सकते और उसे मजीद बताता है कि अथॉरिटीज़ ने मना किया है, कोई भी बंदा सीक्रेट लैब में अकेला नहीं जा सकता, उसे प्रॉपर गिल्ड या प्रॉपर टीम के थ्रू जाना होगा। जिससे निंगफेंग उसे अपना कार्ड पकड़ाता है। इस पर कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, ये ऐसी सिचुएशन आज से पहले कभी नहीं आई, मुझे अपने सुपीरियर्स को उसे बताना होगा। और तभी वो वहाँ से अपने सुपीरियर से कंसल्ट करने के लिए चला जाता है। निंगफेंग कहता है कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है वो अपने कैप्टन के पास आ रहा होता है। कैप्टन बात सुने, जिस पर कैप्टन कहता है कि हाँ क्या मसला है, ऐसा क्या हो गया। अभी वो कहता है कैप्टन यहाँ पे एक सिचुएशन आ खड़ी है, यहाँ पे एक यंग लड़का जो कि सीक्रेट रियलम में अकेला जाना चाहता है। इस पर कहता है कि भाई तेरा दिमाग तो खराब है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहा है? तो पता तो है कि मैनेजमेंट ब्यूरो ने एक स्पेशल ऑर्डर इशू किया है, एक न्यू रूल बना दिया है कि सीक्रेट रियलम में अकेला एंटर नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे प्रॉपर एक टीम के थ्रू या फिर एक फॉर्मल गिल्ड के थ्रू जा सकते हैं। कम से कम भी 5 बंदों की पार्टी होनी चाहिए, अदरवाइज किसी को भी एंट्री अलाउ नहीं है। क्या तुम इस चीज़ को भूल चुकी हो? तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन आप खुद ही देखें। और तभी उसके सामने वो कार्ड निकाल के दिखा देता है जो निंगफेंग से दिया होता है। उस लड़के के पास ये स्पेशल परमिट था जो कि मैनेजमेंट की तरफ से इशू किया गया है, जो कि अलाउ करता है किसी बंदे को अकेले रियलम में एक्सप्लोर करने के लिए। जिसे देख के कैप्टन की फट के हाथ में आती, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, ब्यूरो ऐसा कैसे कर सकती है? फिर वो परमिट को चेक करता है। परमिट को चेक करने के बाद वेरीफाई करने के बाद कहता है जल्दी से मुझे उस बंदे के पास लेके जाओ। फिर उसे कहता है कि मिस्टर निंगफेंग मुझे माफ़ कीजिएगा, आपकी कोऑपरेट का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा इंतजार किया, हमने वेरीफाई कर लिया कि आपका परमिट ओरिजिनल है, आप प्रोसीड कर सकते हैं। जिसमें निंगफेंग कहता है कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मैं आपकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता हूँ, थैंक यू, बाय बाय, सी या। और फिर हमें दिखाया जाता है निंगफेंग सीक्रेट रियलम में एंटर करने जा रहा होता है, जिसे देख के कैप्टन पूछ रहा होता है कि लड़का कौन है, क्या तुम्हें पता है? मैंने आज से पहले आज तक कोई परमिट नहीं देखा और इस परमिट की इशू डेट बिल्कुल सेम है जिस दिन ये न्यू रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए थे। ऐसा लगता है ये परमिट स्पेशली इस बंदे के लिए बनाया गया है। जिस पर इंस्पेक्टर कहता है कि ऐसा हो सकता है ये कोई स्पेशल इंस्पेक्टर हो जो हाई अप्स की तरफ से भेजा गया हो हम सब पे नजर रखने के लिए। जिसे सुन के उसकी फट के हाथ में आती है। पर इंस्पेक्टर कहता है कि मैं तो वैसे मजाक कर रहा हूँ, शायद हो भी सकता है ऐसा हो। जिसे सुनने के बाद कैप्टन की शक्ल देखने वाली होती है और तभी कैप्टन सबसे कहता है कि चलो ठीक है बहुत ज़्यादा हंसी मजाक हो गया, आप सब लोग अपने काम पे लग जाओ, एक रियल इंस्पेक्टर की तरह यहाँ पे अपनी ड्यूटी निभाओ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है निंगफेंग सीक्रेट में एंटर कर चुका होता है, बता रहा होता है शुक्र है कि मैंने लास्ट टाइम सीनियर पैंक से मेंशन कर दिया था कि भाई अगर आप लोग कुछ ऐसा वगैरह करें तो मेरे लिए एक स्पेशल परमिट बना दें जहाँ पे मैं सीक्रेट रियल्म्स में अकेला एक्सप्लोर कर सकूं। और सीनियर पैंक ने मेरी इस डिमांड को मान भी लिया था, मेरी आइडेंटिटी को हाइड रखते हुए उन्होंने एक स्पेशल परमिट मेरे लिए जारी किया था। और फिर हमें दिखाया जाता है सीक्रेट रियल्म में दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है जहाँ पे डो नॉट एंट्री लिखा होता है कि यहाँ पे हिडन बॉस है, और दूसरा रास्ता मेन मॉन्स्टर्स की तरफ जा रहा होता है। मगर हमारा निंगफेंग डो नॉट एंट्री वाले एरिया में घुस जाता है, वो नीचे छलांग मार देता है जो कि बहुत ज्यादा गहराई में होता है। मगर तभी वो अपने फॉरबिडन स्पेल्स को यूज करते हुए वहाँ पे अपने लिए रास्ता बनाते हुए नीचे आ जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा गहराई में है। तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, ये एक आइस एलिमेंटल मॉन्स्टर है। और निंगफेंग कहता है अच्छा तो यहाँ पे हिडन बॉस भी है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, चलो इसे फिनिश करते हैं जल्द से जल्द। वो अपने वेपन्स को निकाल के उसके ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है। मगर तभी मॉन्स्टर कहता है गुलाब हो शबाब हो, क्या लॉर्ड गॉड ये आप हो? मगर तभी मॉन्स्टर कहता है लॉर्ड गॉड क्या ये आप हैं? जिसे सुन के निंगफेंग कहता है क्या लॉर्ड गॉड? और फिर वो मॉन्स्टर कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैं अंधा हूँ, मैं मजीद दोबारा अपनी जिंदगी में कभी देख नहीं सकता, लेकिन मैं अभी भी सेंस कर सकता हूँ कि आप लॉर्ड गॉड हो। शायद आप मुझे रिकॉग्नाइज ना करें, मैं आपका एक लॉयल फॉलोअर हुआ करता था, मेरा नाम आर्चमेज हैनगिन है। इसमें निंगफेंग कहता है क्या लॉर्ड गॉड? कौन लॉर्ड गॉड? क्या ये मेरे बारे में बात कर रहा है? क्या ऐसा कोई गलतफहमी हुई या इसने मुझे मिस्टेकनली किसी और को समझ लिया है? और इसके अलावा लॉर्ड गॉड किसी हिडन बॉस की तरफ से मुझे कहा जाना क्या ये इस वजह से है कि मेरे पास इविल गॉड का हो रहा है? और फिर वो उससे पूछता है तुमने मुझे ये क्यों कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं लॉर्ड गॉड हूँ, और इसके अलावा तुम इस हालत में क्यों हो? जिस पे वो मॉन्स्टर कहता है मुझे माफ कीजिएगा, मैं खुद नहीं जानता ये सब क्या है। और बताता है कि लास्ट टाइम जब आपके फॉलोअर्स पे अटैक हुआ था तब हमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा था, हमारी आर्मी को बहुत ज्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ा, जिससे एनिमीज के अटैक में मैं भी मारा गया। मगर जब मेरी आंखें दोबारा खोली तो मैं यहाँ पे था और मुझे हर बार अपने कानों में अजीब सी विस्पर सुनाई देते हैं, कोई बंदा मेरे कानों में बार बार फुसफुसा रहा होता है कि सबको मार डालो सबको मार डालो। और मेरे अंदर एक अनकंट्रोलेबल अर्ज है कि किसी को भी मार डालूं। ये मेरे लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं है, एक मेंटल टॉर्चर है प्रॉपर मेरे लिए। अगर यहाँ पे आप ना आते तो शायद मैं अपनी सेंसेस को टोटली लॉस कर चुका होता, मगर जैसे ही मैंने आपके ऑरा को सेंस किया तो मैं अपनी सेंसेस में वापस आया।
जिस पे निंगफैंग कहता है कि हाँ मुझे याद आया, ओमनीपोटेंट गॉड ऑफ मैजिक के फॉलोअर्स पे अटैक किया गया था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ओमनीपोटेंट गॉड ऑफ मैजिक का दूसरा टाइटल लॉर्ड गॉड हो? और फिर वो मॉन्स्टर कहता है कि लॉर्ड गॉड मुझे यकीन था कि आप मुझे यहाँ पे बचाने के लिए जरूर आएंगे। जिस पे निंगफैंग कहता है कि नहीं, मुझे पक्का नहीं है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे आऊँ। जिस पे वो मायूस हो जाता है। जिस पे निंगफैंग कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हो गया है। फिर निंगफैंग से बताता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हारा लॉर्ड गॉड नहीं हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। मैं तो सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ जिसे एक मिशन में भेजा गया तुम्हें मारने के लिए। जैसे ही मॉन्स्टर ये सुनता है मुझे मारने के लिए, उसकी आंखें ब्राइट हो जाती हैं। वो कहते हैं क्या आप मुझे यहाँ पे मुक्ति दिलाने आए हैं? मुझे मेरे कष्टों से मुक्ति दिलाने आए हैं? मैं यकीन नहीं कर सकता आप मेरी तमाम सफरिंग्स को यहाँ पे ख़त्म करने आए हैं। ये सुनने के बाद निंगफैंग लाजवाब हो जाता है। कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मैं क्या, ये सब क्या है। जिस पे मॉन्स्टर कहता है मुझे नहीं पता आप ये सब क्यों कह रहे हो, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपने अपनी मेमोरीज को खो दिया है। इसके अलावा जो भी है, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है। अगर आप मेरे लॉर्ड गॉड नहीं है तो मैं इस बात को बिलीव रखता हूँ कि आप उनके कोई ना कोई क्लोज रिलेशनशिप में जरूर हैं। और कहता है कि मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, आप मास्टर ऑफ ऑल द आर्ट्स, एस्टीम्ड ओमनीपोटेंट गॉड ऑफ मैजिक हैं। जिसे सुनने के बाद निंगफैंग हैरान हो जाता है। कहता है कि हाँ, अगर ऐसी बात है तो मेरा प्रोफेशन इंडीड ओमनीपोटेंट गॉड ऑफ मैजिक ही है। और निंगफैंग बताता है कि मेरा अभी जो मुझे न्यू मिशन मिला है वो ओमनीपोटेंट गॉड ऑफ मैजिक का ही है। ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर मिशन के ऊपर लिखा हुआ था ओमनीपोटेंट गॉड ऑफ मैजिक। जिसपे मॉन्स्टर खुश हो जाता है। वो कहता है कि हाँ हाँ, मुझे पहले से पता था कि मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है, प्लीज़ आगे बढ़े और मेरा काम तमाम कर दें, मुझे मेरे कष्टों से मुक्ति दिलाएं। जिस पे निंगफैंग उससे पूछता है क्या इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि मैं तुम्हारे एलिमेंटल एम्बलम को हासिल कर सकूं बिना तुम्हें मारे? जिस पे वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, अगर हुआ भी तो मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। और इसके अलावा वो कहता है कि अगर आपको इस चीज़ से झिझक हो रही है कि आपको मुझे मारना पड़ेगा, आप इस चीज़ से वरीड हो रहे हैं, तो आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ मुझे मार डालें। मौत मेरे लिए सज़ा नहीं बल्कि जज़ा है, ये मेरे लिए एक रिलीफ के तौर पर काम करेगी। जिस पे निंगफैंग आंसरलेस हो जाता है। वो कहता है कि मैं सच में ये नहीं करना चाहता। फिर निंगफैंग से पूछता है क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है जो कि मैं तुम्हारी पूरी कर सकता हूँ? जिस पे मॉन्स्टर कहता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा अरसा हो गया कि मैंने कभी आपसे बात नहीं की, तो क्या आप मेरे साथ बैठ सकते हैं और हम कुछ बात कर सकते हैं? अगर आप ऐसा कर देते हैं, अगर आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर देते हैं तो मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं होगा अपनी लाइफ में, अगर आप मुझे मार भी दें। जिस पे निंगफैंग कहता है कि हाँ चलो ठीक है, मैं कर सकता हूँ ये तुम्हारे लिए। और फिर निंगफैंग उससे पूछता है कि अच्छा मुझे बताओ अपने पास्ट के बारे में, तुम्हारा पास्ट कैसा था और ओमनीपोटेंट गॉड ऑफ मैजिक का पास्ट कैसा था? जिसमें बताता है कि आप अक्सर ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद मोटोरिल्ला में आया करते थे, हमारे साथ खेला करते थे, हमारे साथ बातें किया करते थे, हमारे में घुल मिल जाते थे, हत्ता कि हमें ये पता था कि आप लॉर्ड गॉड हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये प्रिटेंड करते थे कि हमें नहीं पता। ये सच में एक पेनफुल बात थी हमारे लिए कि हम आपके सामने एडमिट नहीं कर सकते थे। जिस पे निंगफैंग कहता है कि ये तो कोई गोल्ड की बात ना हुई, मतलब इसमें तो कोई भी ऐसा गुण नहीं लग रहा कि मतलब ये गोल्ड वाली बात हो। जिस पे वो मॉन्स्टर हंसते हुए बताता है कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, आप एक फ्री स्पिरिटेड गॉड थे, आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से एंजॉय करना पसंद करते थे, आप दूसरों की तरह रूल्स एंड रेगुलेशन में बंधे हुए नहीं थे, आप किसी का भी प्रेशर नहीं लेते थे, आपको जैसे ज़िंदगी पसंद आती थी आप वैसे जीते थे। और फिर वो मॉन्स्टर से मज़ीद पूछता है लॉर्ड गॉड क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी जो रिसेंट सिचुएशन है वो कैसी है? जिस पर निंगफैंग बताता है कि नहीं, कुछ खास नहीं, मैं सिर्फ स्टडी कर रहा हूँ, लेवल अप कर रहा हूँ और गेमें खेलता हूँ जब मेरे पास टाइम हो। जिस पे वो पूछता है क्या गेमें? जिस पे निंगफैंग कहता है कि हाँ गेमें, चलो आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ गेमें कैसे खेलते हैं। तभी वो चेक करता है यहाँ पे कनेक्शन अवेलेबल नहीं होता, कहता है ओह शिट, यहाँ पे तो कनेक्शन ही अवेलेबल नहीं है। इससे मॉन्स्टर कहता है कि चलें खैर मेरा टाइम आ चुका है, अब मेरा मुक्ति का टाइम है, हमने बहुत ज़्यादा बातें कर ली। और निंगफैंग से कहता है कि हानियन अगर यहाँ पे फ्यूचर में मेरे पास कोई चांस हुआ तो मैं तुम्हारे साथ गेम में ज़रूर खेलूंगा। जिस पे हानियन कहता है कि अच्छा तो ये वैसा ही वादा है जैसा आपने हमारे साथ पहले किया था? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप मोटोरिल्ला में पहले हमारे साथ आया करते थे, हमें विजिट करने और तब हमारे साथ गया करते थे। तभी निंगफैंग इस स्लैश में उसका काम तमाम कर देता है, बिना किसी पेन के उसे मौत दे देता है। और हमें दिखाया जाता है जैसे ही हानियन का काम तमाम होता है उसके सामने एसेंस और एम्बलम गिर जाता है, जिसे देख के निंगफैंग उदास होता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ब्यूरो मैनेजमेंट की मीटिंग का सीन, जहाँ पे सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और सीनियर फैंगो ने ऑरेंज क्वालिटी की स्किल बुक्स के बारे में बता रहा होता है। जिस उनके गिल्ड मास्टर कहता है अच्छा तो ये बात सच है कि यानी कि हाई लेवल रिलम से हाई लेवल की स्किल बुक्स को हासिल किया जा सकता है, लेकिन अफसोस वाली बात यह है कि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम उन्हें जीत सकें। जिस पे एक कॉल लीडर बताता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या ऐसा अच्छा नहीं होगा कि मिस्टर पावर हाउस को हमारी हेल्प करनी चाहिए कि इन स्किल बुक्स को हासिल करने में? जिस पे सीनियर फैंग बताते हैं कि मैंने उनसे पहले ही पूछा था लेकिन मिस्टर पावर हाउस को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि वो हमेशा कोऑपरेट करें। जिस पे एक खुसर बुड्ढा वहाँ पे कहता है क्या मिस्टर पावर हाउस को नहीं चाहिए कि वो हर एक के लिए स्टैंड अप करे, हर एक की मदद करें, उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो तो टोटली अपनी मर्जी के हिसाब से काम करते हैं, हमें उनके ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए। क्या तुमको नहीं लगता कि इनको ज़ात छोड़ना खतरे से खाली नहीं है? जिस पे सीनियर फैंग कहते हैं लो फैंग मेरी बात सुनो, मैं रिजाइन कर देता हूँ और तुम ट्राई कर लो, डायरेक्टर बनने के बाद तुम देख लो अगर तुम जिस मेथड के थ्रू मिस्टर पावर हाउस को मना सकते हो या उनको मैनेज कर सकते हो। जिस पे लो फैंग कहता है फैंग देखो ऐसी बात ना करो, इतना सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जैसे ऐसे ही अपनी बात पेश कर रहा था। जिस पे सीनियर फैंग कहते हैं अच्छा तो तुम सिर्फ बात पेश कर रहे थे, जब पेंगी और गोइंग ने मेरे पे अटैक किया था, उन्होंने मुझे थ्रेटन किया था, मेरी फैमिली को उन्होंने किडनैप कर लिया था, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, तुम सब लोगों ने तब यही कहा था कि कोई रास्ता नहीं है और मैंने अपने आप को मौत के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन एट द एंड मिस्टर पावर हाउस और दुआ ने मेरी मदद की थी। तब तुम सब लोग कहाँ थे? अब तुमको को बातें आ रही हैं, अब जब तुमको के मतलब की बात आई है तुम लोग सब लोग ऐसे मतलब ऐसे खिलबिला उठ रहे हो कि तुम लोग मिस्टर पावर हाउस के ऊपर हमला करने जा रहे हो। तुम सब लोग मेरी बात
बात कान खोल के सुन लो, मिस्ट्रेस पावर हाउस के ऊपर हमारा कोई एहसान नहीं है, या फिर वो हमारे कोई गुलाम नहीं है कि हमारी हर बात मानेंगे। वो अपनी मर्जी के मालिक हैं और वो जैसे दिल करे वो काम कर सकते हैं। उनके ऊपर हमारी कोई भी एहसान नहीं है। तुम लोग ऐसे बिहेव ना करो जैसे तुम लोगों ने पता नहीं कितने बड़े एहसान किए हुए हैं मिस्ट्रेस पावर हाउस के ऊपर। जिस सोने के बाद सातों गिल्ड का लीडर सोचता है, ऐसी बात सिर्फ सीनियर फैंगी कर सकते हैं, उनके अलावा कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं उनका करैक्टर कैसा है। वो टोटली सेल्फलेस होकर बात करते हैं। अगर यही बात किसी और ने की होती तो यहाँ पे लड़ाई हो जाती। और तभी वो सीनियर फैंग से कहते हैं कि मैंने सुना है हाई लेवल के सीक्रेट रियल में इन्वेट करने जा रहे हैं कुछ दिनों में। इस सीनियर फैंग कहते हैं कि हाँ मैं करने तो जा रहा हूँ। और फिर वो सीनियर फैंग से कहते हैं कि ठीक है, अगर आपकी पार्टी में कोई जगह खाली हो तो मेरे लिए जगह रखिएगा। और तभी वहाँ पे पहले वाला बंदा भी कहता है कि हाँ आपको लूट वगैरह कलेक्ट करने के लिए, सामान वगैरह उठाने के लिए बंदा चाहिए हो तो मैं भी अवेलेबल हूँ। और फिर एक प्रीस्ट कहता है कि अगर आपको एक प्रीस्ट की जरूरत है तो मुझे भी शामिल कीजिएगा। जिसपे सीनियर फैंग एक्साइटेड होकर कहते हैं कि जो मेरी स्पेशल ट्रेनिंग थी ये बहुत ज़्यादा टफ थी, मेरी अभी भी हड्डियों में दर्द हो रहा है, मुझे अभी भी कम से कम 2 दिन चाहिए होंगे रिकवर करने के लिए। और मेरी प्रोग्रेस कसम से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, मैं सोच भी नहीं सकता मेरी प्रोग्रेस इतनी अच्छी होगी। अगर मैं अब अपने आप को देखूं तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं एक डिफरेंट पर्सन बन चुका हूं। और सीनियर फैंग कैसे सस्ते घोस्ट राइडर को देखने के बाद सातों गिल्ड का लीडर कह रहा होता है ये बंदा अभी भी सेल्फलेस है, लेकिन ये कभी भी अपने थॉट्स को छुपा नहीं सकता, इसकी फीलिंग्स सामने आई जाती हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है प्रोफेशन चेंजिंग का सीन, जहाँ पे निंगफैंग ने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के मिशन को कंप्लीट कर लिया होता है। और तभी सिस्टम उसे एक न्यू स्किल देता है, उसे बताता है कि आपको एक न्यू पैसिव स्किल एक्वायर हुई है, जिसकी मदद से आप तमाम डिटेक्शन स्किल से इम्यून है, आपके ऊपर कोई भी डिटेक्शन स्किल काम नहीं करेगी। और फिर निंगफा सोचता है कि ये जो मुझे मेमोरीज मिली थी एंगो रैली को एब्जॉर्ब करने के बाद लगता है कि वो सारी सच हैं। ओमनीपोटेंट गॉड ऑफ मैजिक एक इवल गॉड नहीं है, बल्कि एक अच्छा गॉड था। वो तो सिर्फ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था अपने तरीकों से, बिना किसी के मामले में मेडल किए हुए। और फिर निंगफा मुझे बता रहा होता है कि हैनियन ने मुझे बताया कि मेरी फीलिंग्स और मेरी बात करने का तरीका बिल्कुल ओमनीपोटेंट गॉड ऑफ मैजिक की तरह है। क्या इस वजह से क्योंकि मेरे पास सिस्टम है। अगर देखा जाए तो सिस्टम का और ओमनीपोटेंट गॉड ऑफ मैजिक का क्या रिलेशन है, या इसके अलावा अगर बात की जाए मेरा और ओमनीपोटेंट गॉड ऑफ मैजिक का क्या रिलेशन है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसके अलावा ये जो हैनियन है जो कि पहले ही मर चुका था वार के अंदर, तो ये अचानक से सीक्रेट रियलम का बॉस कैसे बन गया, मुझे किसी भी बात की समझ नहीं आ रही है। और तभी वो एम्बलम की तरफ देखता है जो कि हैंडियन का पेंडेंट होता है, और सिस्टम उसे बताता है ये हैंडियन का पेंडेंट है, ये ऑरेंज क्वालिटी का पेंडेंट है, ये अपग्रेडेबल है, ये आपके साथ साथ अपग्रेड होगा। और इसके अलावा ये आपके मेंटल एट्रीब्यूट्स को +12 कर देगा, कास्टिंग स्पीड को +15% कर देगा, स्पेल की क्रिटिकल रेट को 5% कर देगा। इसके अलावा ये आपको 2 एडिशनल स्पेल भी प्रोवाइड करेगा। पहले स्पेल के थ्रू आप एक आइस वॉल को क्रिएट कर सकते हैं, दूसरे स्पेल के थ्रू आप उसी आइस वॉल को ब्रस्ट कर सकते हैं अपने एनिमीज के ऊपर। और सिस्टम फिर मजीद बताता है कि हैंडियन की स्पिरिट को डिवाइन पावर्स के थ्रू ब्लेस किया गया है, वो डेसिपेट करने की बजाय स्पेंडर के साथ ही अटैच रहेगी, वो कभी भी डेसिपेट नहीं करेगी। और यहीं पे हमारा चैप्टर एंड होता है। जैसे इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा मैं उसे भी अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। सी यू, टाटा बाय बाय, sayonara।